नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम इतिहास की उन अद्भुत गाथाओं को सुनते हैं जो समय की धूल में छिप गईं, लेकिन जिनकी गूंज आज भी हमारे समाज, हमारी राजनीति और हमारे विचारों में सुनाई देती है। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो केवल किसी युद्ध या तख्ता पलट की दास्तान नहीं है, बल्कि यह उस बुद्धि, रणनीति और अदम्य इच्छा शक्ति की कहानी है जिसने भारत के राजनीतिक इतिहास की नींव बदल दी। ये कहानी है आचार्य चाणक्य और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की, एक ऐसी जोड़ी जिसने अपमान को संकल्प बनाया और संकल्प को साम्राज्य में बदल दिया। ये कथा है बदले की, लेकिन वह बदला तलवार से नहीं, बल्कि नीति, संयम और सूझबूझ से लिया गया था। ये कथा उस युग की है जब भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था, जब सत्ता का अर्थ था विलासिता और शासन का अर्थ था भय। और इसी अराजकता के बीच एक व्यक्ति उठा जिसने सोचा कि व्यवस्था केवल भय पर नहीं टिक सकती, उसे नीति और ज्ञान की जरूरत है। वह व्यक्ति था तक्षशिला का विद्वान आचार्य चाणक्य। तक्षशिला उस समय शिक्षा का विशाल केंद्र था। वहां आने वाले विद्यार्थी केवल ग्रंथ नहीं पढ़ते थे, बल्कि शासन, अर्थशास्त्र, कूटनीति और युद्ध नीति जैसे विषयों में निपुण बनते थे। आचार्य चाणक्य वहां के सबसे तेजस्वी और प्रखर विचारक माने जाते थे। उनका रूप भले ही साधारण था, परंतु उनकी बुद्धि असाधारण थी। वे मानते थे कि किसी राष्ट्र की स्थिरता उसकी नीतियों में होती है, न कि केवल राजा की शक्ति में। उनका लक्ष्य था एक ऐसे राज्य की स्थापना जहां न्याय सर्वोपरि हो, लेकिन नियति ने उन्हें एक अलग ही राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। कहानी की शुरुआत होती है जब चाणक्य अपने विद्या और विचारों के साथ मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पहुंचते हैं। उस समय मगध का राजा था धनानंद। उसके राज्य में विलासिता, अहंकार और भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी थीं। वहां का दरबार सोने और रेशम से सजा था, लेकिन उसके भीतर से सड़ांध निकलती थी, अन्याय, अत्याचार और दिखावे की। चाणक्य ने सोचा कि वे अपनी विद्या से इस दरबार को सुधार सकते हैं, परंतु उन्हें वहां उपहास और तिरस्कार का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि जब चाणक्य ने दरबार में प्रवेश किया तो दरबारी उनकी सादगी का मजाक उड़ाने लगे। किसी ने कहा, यह साधु जैसी शक्ल वाला व्यक्ति हमें राज्य चलाना सिखाएगा। और राजा धनानंद ने अपमानजनक ढंग से उन्हें दरबार से निकल जाने को कहा। यह चाणक्य के जीवन का सबसे निर्णायक क्षण था। उन्होंने दरबार से निकलते हुए एक वचन लिया, मैं इस राज्य को जड़ से उखाड़ दूंगा। मैं एक ऐसे शासक को जन्म दूंगा जो न्यायप्रिय, वीर और बुद्धिमान होगा। ये वचन मात्र शब्द नहीं थे, ये एक अग्नि थी जो चाणक्य के भीतर जल उठी। उन्होंने समझ लिया कि किसी भी तानाशाही को गिराने के लिए केवल क्रोध नहीं, बल्कि रणनीति चाहिए। उन्होंने मन में ठान लिया कि अब उनका जीवन इसी संकल्प को पूरा करने में व्यतीत होगा। मगर इस लक्ष्य के लिए उन्हें चाहिए था एक योग्य शिष्य जो न केवल युद्ध में निपुण हो, बल्कि नीति और धर्म की समझ भी रखता हो। इसी दौरान भाग्य उन्हें मिलवाता है एक बालक से, चंद्रगुप्त नामक उस गरीब परिवार के बच्चे से, जिसकी आंखों में अडिग आत्मविश्वास झलकता था। चाणक्य ने उस बालक में भविष्य देखा। उन्होंने सोचा, ये वही है जिसे मैं गढ़ सकता हूँ, जिसे मैं तैयार कर सकता हूं भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए। तक्षशिला में चाणक्य ने चंद्रगुप्त को केवल शस्त्र विद्या नहीं सिखाई, बल्कि शासन, अर्थनीति, न्याय और मानव मनोविज्ञान का गहरा अध्ययन कराया। उन्होंने सिखाया, राज्य का आधार भय नहीं, व्यवस्था है। शासन वह नहीं जो तलवार से चले, बल्कि वह जो न्याय से टिके। उन्होंने चंद्रगुप्त से कहा, राज्य वही टिकता है जो अपनी जनता के विश्वास पर टिका हो। इस शिक्षा ने चंद्रगुप्त को बदल दिया। वह अब केवल एक योद्धा नहीं रहा, वह एक विचारधारा बन गया। चाणक्य ने उसे समझाया कि किसी भी राजनीतिक रणनीति में स्थायी शत्रु या स्थायी मित्र नहीं होते, केवल राज्य का हित स्थायी होता है। ये वही सोच थी जो आगे चलकर मौर्य साम्राज्य की नींव बनी। मगध में इस बीच अत्याचार बढ़ रहा था। धनानंद के शासन में करों की मार से जनता त्रस्त थी। धन और सत्ता के लालच ने दरबार को भ्रष्ट कर दिया था। छोटे छोटे राज्य असंतुष्ट थे और चाणक्य ने यह असंतोष भांप लिया।
उन्होंने समझ लिया कि यदि इस असंतोष को संगठित कर दिया जाए तो वह एक अजेय शक्ति बन सकता है। उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से जनता और छोटे राजाओं का समर्थन जुटाना शुरू किया। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को समझाया कि न्याय और समृद्धि एक नई व्यवस्था से ही आ सकती है। इसी समय सिकंदर का आगमन भारत की सीमाओं तक हो चुका था। वह पोरस जैसे वीरों से लड़ा, परंतु उसकी महत्वाकांक्षा ने पूरे भारतीय भूभाग को संकट में डाल दिया। चाणक्य ने इस खतरे को समझा और कहा, यदि भारत एक नहीं हुआ तो आने वाले समय में विदेशी आक्रमणों से यह भूमि बार बार अपमानित होगी। इस विचार ने उनके संकल्प को और प्रबल बना दिया। चाणक्य ने रणनीति बनाई। पहला कदम, सहयोग, छोटे राज्यों से मित्रता स्थापित करना। दूसरा, असंतुष्ट जनसमूह को संगठित करना। तीसरा, जब तक शक्ति पर्याप्त न हो तब तक प्रत्यक्ष युद्ध से बचना। ये नीति थी धैर्य और बुद्धि की। उन्होंने चंद्रगुप्त को सिखाया कि शक्ति का अर्थ केवल तलवार नहीं बल्कि समय का सही उपयोग है। धीरे धीरे चाणक्य और चंद्रगुप्त की योजनाएं आकार लेने लगी। उन्होंने पहले छोटे छोटे युद्ध लड़े, कभी छापामार शैली में, कभी रणनीतिक गठबंधनों से। जनता में चंद्रगुप्त का नाम फैलने लगा। लोग समझने लगे कि यह युवा सिर्फ एक सेना नायक नहीं बल्कि परिवर्तन का प्रतीक है। धनानंद का शासन भीतर से कमजोर होने लगा। दरबारी भयभीत थे और कई अधिकारी गुप्त रूप से चंद्रगुप्त के संपर्क में आ गए। फिर आया वह दिन जब निर्णायक युद्ध का समय आया, पाटलिपुत्र की ओर कूच करने का। चाणक्य ने योजना बनाई कि युद्ध केवल बाहरी मोर्चे पर नहीं लड़ा जाएगा बल्कि भीतर से भी दरबार को तोड़ा जाएगा। रात के अंधेरे में चंद्रगुप्त की सेना ने पाटलिपुत्र के निकट आक्रमण किया। धनानंद की विशाल सेना के बावजूद चाणक्य की योजना इतनी सटीक थी कि उसका कोई तोड़ नहीं था। अंदर के असंतोष ने दरबार को भीतर से खोखला कर दिया। जब चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र के द्वार पर कदम रखा तब इतिहास ने करवट ली। धनानंद की तानाशाही समाप्त हो गई और एक नए युग का उदय हुआ। 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंहासन संभाला। आचार्य चाणक्य महामंत्री बने और उन्होंने मौर्य साम्राज्य की वह नींव रखी जो आने वाले 100 वर्षों तक भारत को एकजुट रखेगी। चाणक्य ने शासन को पुनर्गठित किया। उन्होंने केंद्रीकृत प्रशासन की स्थापना की। कर व्यवस्था को न्याय संगत बनाया गया। उन्होंने यह सिद्धांत दिया कि कर वही उचित है जो जनता को पीड़ा नहीं बल्कि विकास का मार्ग दे। सीमाओं को सुरक्षित किया गया और विदेशी नीति को कूटनीति पर आधारित किया गया, जिससे साम्राज्य आर्थिक रूप से सशक्त हुआ। इन नीतियों का संकलन ही आगे चलकर अर्थशास्त्र के रूप में जाना गया, एक ऐसा ग्रंथ जो केवल राजनीति नहीं बल्कि संपूर्ण राज्य संचालन की विज्ञान सम्मत व्याख्या है। इसमें प्रशासन से लेकर जासूसी तक, न्याय से लेकर युद्ध तक हर पहलू का विवरण है। चाणक्य का मानना था कि राज्य का मूल उद्देश्य जनहित होना चाहिए। उन्होंने धर्म और नीति के संतुलन की वकालत की और कहा कि राजा का धर्म है जनता का कल्याण, न कि अपनी विलासिता। चंद्रगुप्त के शासन में मौर्य साम्राज्य एक संगठित शक्ति बन गया। सीमाओं की सुरक्षा, विदेशी संबंधों की नीति, आर्थिक स्थिरता और सामाजिक न्याय, इन सब में चाणक्य की नीतियों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता था। उन्होंने एक ऐसी प्रणाली बनाई जहां शक्ति अनुशासन के साथ चलती थी और नीति जनता के हित में बनती थी। कहते हैं, जब चाणक्य ने अपना वचन पूरा किया तब भी उन्होंने सत्ता को कभी अपना लक्ष्य नहीं बनाया। उनका उद्देश्य केवल व्यवस्था की स्थापना था। वे मानते थे कि महान परिवर्तन केवल तलवार से नहीं आते, वे शिक्षा, नीति और जनता के विश्वास से आते हैं। और यही कारण है कि चाणक्य और चंद्रगुप्त की कथा केवल इतिहास नहीं बल्कि नेतृत्व, रणनीति और दूरदर्शिता का जीवंत उदाहरण बन गई। आज जब हम इतिहास के पन्नों में इन दो महान व्यक्तित्वों का नाम पढ़ते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि किसी भी समाज का उत्थान केवल शक्ति से नहीं होता, उसके लिए नीति, शिक्षा और जनविश्वास की आवश्यकता होती है। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने यह सिद्ध किया कि यदि संकल्प दृढ़ हो तो एक साधारण व्यक्ति भी साम्राज्य की दिशा बदल सकता है। तो दोस्तों, यह थी उस आचार्य की और उसके शिष्य की कहानी जिन्होंने भारत की राजनीति और प्रशासन को नई परिभाषा दी। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें,
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि इतिहास केवल बीता हुआ कल नहीं होता, वह हमें यह सिखाता है कि आज भी बुद्धि, नीति और धैर्य सबसे बड़ी शक्तियां हैं। धन्यवाद।